दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूंगा एक मुगल बादशाह पर कि मुगल बादशाह दरबार में लेकिन नंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस मुगल बादशाह पर चर्चा करूं, आपको लेकर चलता हूं कुंभ की ओर। दोस्तों कुंभ पूरे जोर शोर पर चल रहा है। हालांकि अभी कुंभ में बहुत लंबा समय बाकी है, लेकिन कुंभ में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और वहाँ ठीक जो रेलवे का पुल है गंगा जी के ऊपर, उसके पास के जो टेंट थे वहां पर अचानक आग लगी। और जिस वक्त आग लगी उसी वक्त एक ट्रेन भी गुजरी। पता नहीं ये कोई हादसा है या कोई साजिश है, इस बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। फिलहाल मुझे वो एक हादसा ही नजर आ रहा। अच्छी बात यह है ईश्वर की कृपा से, श्रद्धालुओं के सहयोग से और प्रशासनिक वहां पर जो प्रशासनिक अमला था उसकी तत्परता से उस आग को बहुत लंबे क्षेत्र में फैलने नहीं दिया गया और आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। हालांकि थोड़े बहुत टेंटों को नुकसान हुआ और एक आध साधु संत के जो कुछ सामान रखे थे, उनके संदूक में कुछ रुपए वगैरह रखे थे, वो जल गए। लेकिन किसी तरीके की भगदड़ मची, किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं हुआ कि इससे कोई अशोभनीय बात हो जाए। फिलहाल हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है ईश्वर ने इस घटना के माध्यम से हमें कुछ चेतावनी दी हो कि आपको और सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बहुत ही तथ्यपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कुंभ में रीलें बनाई जा रही है, कुंभ में एक लड़की है बेचारी गरीब घर की है, वो अपना जैसे तैसे पालन पोषण करती है, कुछ सामान बेचती है। कुछ यूट्यूबर उसके पीछे लग गए हैं कि तुम देखने में बहुत सुंदर हो, तुम शादी कर लो, तुम आंखें कर लो। वो कह रहा है इन सब बातों से कुंभ अपने उद्देश्यों से भटकता हुआ लग रहा और उन्होंने वहां पर रील बनाने पर और इस तरीके की घटनाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त करी है। और ये वास्तविकता है। कुछ यूट्यूबरों ने और कुछ पत्रकारों ने भी कुंभ को बस रील बनाने का एक स्थान समझ लिया, जबकि कुंभ अपने आप में एक बहुत पवित्र जगह है। कुंभ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि कुंभ कोई रील बनाने की जगह नहीं है कि वहां पर आप कुछ बाबाओं पर जाइए रील बनाइए, या किसी इसी तरीके से जैसे आप उस लड़की को फिलहाल मुझे नहीं पता हो नाम क्या है, मोनालिसा कहा जा रहा है उसको, फिलहाल यहाँ उस पर रील बनाइए। वो कहते हैं कुंभ इस बात के लिए है कि यहाँ विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे जगेगा, सनातन की चेतना कैसे लोगों में फैलेगी। उन्होंने कहा विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि हिंदुत्व कैसे जागृत होगा, कैसे हिंदू अपने धर्म के प्रति जागृत होगा, क्योंकि अभी हिंदू अपने धर्म के प्रति सोता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि देश में बहुत सारे राज्यों में, जिसमें आसाम भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है, बहुत सारे जो ग्रामीण आदिवासी लोग हैं, जो शहर से दूर रहते हैं और जो प्रकृति जिनकी वजह से बची हुई है, जिन्हें हम प्रकृति प्रेमी भी कह सकते हैं, उनको प्रलोभन के माध्यम से कुछ भ्रमित करके कुछ विदेशी ताकतें या मिशनरियां उनका धर्मांतरण करा रही है। वो कहते हैं कि कुंभ में इस बात पर संतों को बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि वो जल्द ही कुंभ जा रहा है और वहां पर एक इस तरीके का प्रोग्राम भी रखेंगे और वो चाहेंगे कि कुंभ एक विचार विमर्श का क्षेत्र हो, विचार विमर्श का स्थल हो, ना कि वो रील बनाने का स्थल हो। निश्चित रूप से बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और मैं सरकार से भी कहूँगा कि जो इस तरीके का यूट्यूबर है जो सिर्फ वो रील बना रहा है और कई बार वो हमारे साधु संतों को, बाबाओं को परेशान कर रहा है। मैंने अनेक वीडियो देखे कि बाबा उन्हें अपने कैंपों से भगा रहा है क्योंकि वो उल्टे सीधे उनसे प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
जो चाहे वो विशेष लड़की विशेष हो या और लड़कियां हो जो वहाँ पे अपना जैसे तैसे कुछ सामान बेच रही हैं लोगों को, चाहे वो पूजा का सामान है या वो वैसे व्यवहारिक जिंदगी का सामान है, तो उनको जो यूट्यूबर परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं कम से कम कुंभ क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। आशा है कुंभ का प्रशासन इन बातों पर ध्यान देगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सलाह बिल्कुल सही है और उस पर ध्यान देगा। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस मुगल बादशाह की ओर जो दरबार में तो जाता था, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे वो कई बार नंगा अपने दरबार में जाता था। ये बादशाह कौन था? ये बात सन 1712 1713 की है। ये इतिहास के पन्नों से लेकर आया हूं मैं आपके लिए खबर। आपने औरंगजेब का नाम बहुत सुना होगा। ये व्यक्ति औरंगजेब का पोता था। बहादुर शाह प्रथम का भी नाम सुना होगा आपने। बहादुर शाह प्रथम का लड़का था। जब बहादुर शाह प्रथम की मौत हो गई, उनका निधन हो गया, तो उनके दो बेटों में इस बात पर जंग छिड़ गई कि राज्य का सम्राट कौन होगा, राज्य का राजा बादशाह कौन होगा। और दोनों बेटों ने अपने आप को सम्राट डिक्लेयर कर दिया। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। दोनों के समर्थकों में जमकर संघर्ष हुआ और अंततः बहादुर शाह प्रथम का बड़ा बेटा, या ये कहिए कि औरंगजेब का बड़ा पोता जहांदारा शाह, उसकी जीत हुई और वो सम्राट बना। दोस्तों ये जहांदारा शाह बहुत ही रंगीन मिजाज का था। बहुत इश्क लड़ाने में से ज्यादा विश्वास था। जब इसने राजकाज संभाला तो इसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करे, अपनी मुद्रा जारी करी। और इसने पहले, क्योंकि औरंगजेब ने वहाँ पहले ये होता था कि सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्कों में कुछ धर्म संप्रदाय वाले, विशेष वाले दोहों को लिखकर ऐसे जो चांदी के पत्रक होते थे या सोने के या तांबे के, उस पर दोहे लिखते थे और जारी करते थे। लेकिन औरंगजेब ने रुकवा दिया था। जहांदारा शाह ने यह पुनः शुरू करा दिया और उसने कहा कि आप जो लोग इस पर अपने दोहे लिखकर जारी करना चाहते हैं वो जारी करते रहे। लेकिन जहांदारा शाह के दरबार में एक गायक हुआ करते थे। इनका नाम था खासूरत खान। ये गायक थे खासूरत खान। इनकी एक बेटी थी और वो बहुत खूबसूरत थी। और उनकी वो बेटी नाचने में भी बहुत निपुण थी, बहुत अच्छी नृत्यांगना थी। अब जहांदारा शाह की निगाह एक बार इनकी बेटी पर पड़ गई और उनका इसकी बेटी से आंखें लड़ गई और इनकी बेटी से इश्क हो गया। दोस्तों ये जो खासूरत खान थे, इनकी बेटी की उम्र जहांदारा शाह से दोगुनी थी, मतलब उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, तो ऐसे ही ना उन्होंने उम्र देखी, ना ये देखा कि इसके पिता मेरे दरबार में गायक हैं। और जहांदारा शाह ने खासूरत खान की बेटी को रानी का दर्जा दे दिया और उनको इम्तियाज बेगम का दर्जा भी दे दिया, तमगा भी दे दिया। अब खासूरत खान की बेटी बहुत तेज तर्रार थी। उसने जहांदारा शाह जिस तरीके से उन्हें अपना दिल दे बैठे थे, इसका पुरजोर फायदा उठाया और सबसे पहले जहांदारा शाह से कहा कि आप मेरे परिवार को जागीरें बख्शें। उन्होंने उसके परिवार को खूब सारे जागीरें बख्श दी। अब उनकी बेटी चाहती थी कि मैं अपना भविष्य भी सुनिश्चित करूं और वो ये नहीं चाहती थी कि जहांदारा शाह के निधन के बाद जहांदारा शाह के दो बेटे जो उनकी दूसरी रानी से थे वो बादशाह बने। तो उसने
जहांदारा शाह जो बिल्कुल दीवाने थे खान सूरत खान की बेटी के, उनसे कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि आपके निधन के बाद आपकी इस रानी के जो दो बेटे हैं ये बादशाह ना बने। बोले बताओ इसमें मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। जहां शाह ने कहा कि बताओ, तुम जो कहोगी मैं तो वो कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों बेटों को जेल में डाल दो और इनकी आंखें फोड़ दो जिससे ये कुछ देख ना सके, और ये चाह कर भी बादशाह न बन सके या कोई इनको बादशाह बना ना सके। दोस्तों, जहांदारा शाह इश्क में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने खासूरत खान की बेटी के कहने पर अपने दोनों बेटों को जेल में डाल दिया और उनके दोनों आंखें फोड़ दी। इतने क्रूरता दिखाई जहांदारा शाह ने एक लड़की से अपने इश्क में। लेकिन परिवार के अंदर बहुत विद्रोह परंपरा था। परिवार में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी। एक तो इस बात को लेकर कि यह बहुत रंगीन मिजाज है, बाद में हद इतनी हो गई कि जहांदारा शाह महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आने लगे। अब दरबार में भी नाराजगी होने लगी कि एक बादशाह है और बादशाह मियाँ जो अपने बादशाही पोशाक में हो, तलवार उनके उसमें लटकी हुई हो, लेकिन वो महिलाओं के कपड़े पहन के आने लगे। कुछ दिन बाद उन्हें कुछ और शौक लगा और जहांदारा शाह पूरी तरीके से नग्न अवस्था में दरबार में आने लगे। ये पूरे दरबार के लिए बेहद शर्म की बात थी। और ये जो नग्न दरबार में आते थे, ये आपको फिर बता दूं कि औरंगजेब का बड़ा पोता था और बहादुर शाह प्रथम का बड़ा बेटा था। अब इस बात को लेकर दरबार में गहरी नाराजगी हो गई कि चलो, अब तक तो महिलाओं के कपड़े पहन के आ रहे थे, अब ये पूरी तरह नग्न अवस्था में दरबार में आ रहा है। उनके परिवार में इस बात को लेकर बड़ा झगड़ा था। उनके और भतीजे वगैरह थे, वो एक योजना बनाने लगे कि आप किसी तरीके से जहांदारा शाह को रास्ते से हटाओ, क्योंकि यदि यही राजा बने रहे, यही बादशाह बने रहे, तो हमारे पूरे राज्य पर खतरा, क्योंकि अब इन्होंने हद कर दी। स्थिति यह है कि वो नग्न अवस्था में मोहल्लों में घूमने लगे, महिलाओं के कपड़े पहनकर मोहल्लों में घूमने लगे, और जिस घर में कोई मर्द नहीं होता था, महिलाओं के कपड़े पहने होते, वहां घुस जाते थे, महिलाओं से बहुत देर से बातें करते थे, नैना भटकाते थे। तो पूरे मुगल परिवार के लिए, ये मुगल परिवार के सदस्य थे, मुगल परिवार के शासक थे, ये बहुत शर्म का विषय हो गया था। अंततः उनके भतीजे फर्रुखसियार ने उनसे संघर्ष करने का फैसला करा और एक दिन उसने जहांदारा शाह के नजदीकियों को अपने विश्वास में लेकर, उनके दरबार के अनेक लोगों को अपने विश्वास में लेकर और अनेक सेनापतियों को विश्वास में लेकर तख्ता पलट कर दिया। जहांदारा शाह खासूरत खान की बेटी को साथ लेकर वहां से भाग खड़े हुए और उन्होंने दिल्ली में आकर शरण ली, लेकिन फर्रुखसियार ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें दिल्ली में आकर गिरफ्तार कर लिया और आखिरकार उन्हें जेल में डाल दिया और जेल में डालकर उनकी गर्दन कलम कर दी, उनकी गर्दन काट दी। तो इस तरीके से मुगल परिवार औरंगजेब के पोते और बहादुर शाह प्रथम जहांदारा शाह जो अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े भी पहन के आता था और नग्न अवस्था में भी आना शुरू कर दिया था, उसके भतीजे ने तख्ता पलट करा और उसकी हत्या करी और इस तरीके से मुगल बादशाह को और संपूर्ण राज्य को ऐसे राज्य से छुटकारा मिला। दोस्तों, आज की बात यही तक, और फिर मिलूंगा आपसे किसी विषय पर बात करूंगा और इसी तरीके से कभी राजनीति पर, कभी इतिहास के झरोकों से, कभी धार्मिक विषयों पर और कभी वर्तमान हालातों पर आपसे बातचीत करता रहूंगा। दोस्तों, आपसे कुछ ही देर में हालांकि नहीं, जब तक आप तक मेरा वीडियो पहुंचेगा तब तक ट्रंप शपथ ले चुके होंगे और फिलहाल संभावना यह है कि ट्रंप शपथ लेने के बाद
कम से कम 100 दस्तखतों पर 100 आदेशों पर दस्तखत करेंगे। और उन्होंने कहा है, अभी चर्च जाते हुए अपने स्पीच में उन्होंने कहा है कि मेरे शपथ लेने से पहले ही एक बहुत बड़ा काम हो गया। और हमने मध्य एशिया में, आपको पता होगा कि इजराइल और हमास के, फ़लस्तीन के हमास के बीच एक समझौता हो गया है। उन्होंने कहा एक बड़ा काम हो गया है, यह युद्ध रुक गया है। और उन्होंने कहा है कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जल्द ही सोवियत संघ के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे। मैं पुतिन से बात करने की व्यवस्था करें, मैं पुतिन से बात करूंगा और इस युद्ध को रुकवाने की व्यवस्था करूंगा। आशा है पुतिन अपने आशा है डोनाल्ड ट्रंप अपने इस उद्देश्य में सफल होंगे। आप सभी को नमस्कार। और फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबको नमस्कार।